ऑर्डर 39 में भी आप देखेंगे प्राइमा फेसी केस के लिए क्या एफिडेविट पे भी जो है दिया जाता है, तो उससे ये माना जाता है कि भाई ये जो है तथ्य या इसी बात के बारे में कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। अभी इतना ही ले कि अगर किसी अधिनियम के द्वारा अनगेय है, अनुमति है, तो एफिडेविट अलाउ होगा और किसी फैक्ट को उसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब तीसरा, किसी आर्बिट्रेटर या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाहियों पर प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, अब देखिए हमने एक केस का हवाला दे दिया। अच्छा, आर्बिट्रेटर जो है, आर्बिट्रेटर जो ये टेक्निकल नियम है, इनसे बाउंड नहीं है। ऐसे आप देखोगे और ज्यादा आप स्पेसिफिक देखोगे, ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी टेक्निकल नियमों से बातें नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, वो भी एविडेंस एक्ट के जो है ये टेक्निकल नियमों से बातें नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस के जहां पर एविडेंस एक्ट, तो आपके देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये कितने क्वेश्चन बन गए, एफिडेविट पे लागू होता है या नहीं, आर्बिट्रेशन पे, और वो नेवी एक्ट आदि पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और किस पे है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जुडिशियल प्रोसीडिंग हैज बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी सेक्शन 2I। और ये कब लागू, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके साक्ष्य को एफिडेविट से नहीं सिद्ध किया जाए। केस का नाम लिख लीजिए, मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो खत्म ही करेंगे, फिर कल डिस्कस कर देंगे सुबह इसको, या कल शाम को ही करेंगे, एविडेंस शाम को ही रहेगा। मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि किसी जीवित व्यक्ति की साक्ष्य को उसे न्यायालय के समक्ष परीक्षित करके सिद्ध की जावे। आप लिखो आराम से, द एविडेंस ऑफ ए लिविंग पर्सन कैन बी प्रूव्ड बाय एग्जामिनिंग him before the court. It cannot be proved by filing affidavit. कि इसे शपथ पत्र प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति जीवित है तो उसे गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है और उसकी साक्ष्य को इसके द्वारा सिद्ध किया जावे। That is the best evidence should be produced. अब देखिए सेक्शन 2 को देख लीजिए, रिपील्ड बाई रिपीलिंग एक्ट 1938। 1938 के अधिनियम के द्वारा निश्चित, और कोई शेड्यूल भी थी उसको भी निश्चित कर दिया गया। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1938 के द्वारा धारा 2 को और जो है एक शेड्यूल को भी निश्चित कर दिया गया। अब देखिए हम एक बात बार बार आती है, दैट द एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी। हेडिंग लिख दो, आराम से लिखो, साक्ष्य अधिनियम लेक्स फॉरी है। यह देशीय विधि, लेक्स फॉरी भी लिखिए, एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी। इसका पहले अर्थ लिख दो, लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन। फिर समझना इसको, लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ द
प्लेस ऑफ एक्शन, कार्यवाही के स्थान की विधि। अब देखिए, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लो, फिर इसकी एक दो बात लिखिए कि हमने भारत में एक संविदा की, हमने भारत में हम 4 पक्षकारों ने एक संविदा कर ली और बाद में हम जो है फ्रांस चले गए। अब हम फ्रांस में इसको लागू करवाना चाहते हैं, एनफोर्समेंट। इंडियन एविडेंस के प्रावधान लागू नहीं होंगे, फ्रांस के कानून जो है लागू हो जाएगा। भाई, जहां आप एनफोर्स करवाना चाह रहे हैं, जहां आप लीगल एक्शन ले रहे हैं, वहां की विधि। तो यही इंडियन एविडेंस के बारे में कि अगर भारत में आप जो है किन्हीं अधिकारों का प्रवर्तन करवाना चाह रहे हैं तो ये देशीय विधि हमारी लेक्स फॉरी ये लागू हो जाएगी। अब इसके बारे में एक दो बात लिख दीजिए। वेदर सर्टेन एविडेंस, आराम से लिख लो, वेदर सर्टेन एविडेंस proves a fact or not to be determined या is to be determined by the law of the country, by the law of the country where action is taken। क्या किसी साक्ष्य के द्वारा कोई तथ्य सिद्ध हुआ या नहीं, यह उस राष्ट्र या देश की विधि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जहां कार्यवाही की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज मेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, पक्षकारों ने भारत में संविदा की और अपने मध्य विवाद को सुलझाने के लिए, फ्रांस में कार्यवाही आरंभ की। पार्टीज मेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया एंड initiated proceedings या started proceedings in the court of France to resolve the dispute। The rules of France would be applicable। अब फ्रांस की विधि के नियम लागू होंगे। ये हमारे लेक्स फॉरी के बारे में बता दिया। अब देखिए, ये भी एक बात आती है कि ये प्रोसीजरल लॉ है, बिल्कुल सही है। प्रोसीजरल लॉ के बारे में कहा, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस है। बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ है, पर एक कुछ मामले में ये सब्सटेंटिव लॉ भी है। कि मैं आपसे जो है, आप तो सब कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, आप जानते हैं कि भाई आपने बार बार आप विबंध का नियम पढ़ते हैं, तो विबंध का नियम का उल्लेख कहाँ है? वो तो सब्सटेंटिव लॉ है और उसका उल्लेख एविडेंस एक्ट में है, धारा 115 में है। तो हम कहेंगे कुछ मायनों में ये जो है सब्सटेंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल भी है। जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि विबंध, ये आप एग्जांपल लिख दे बोली, बेसिकली इट इज प्रोसीजरल लॉ, आधारभूत रूप से यह प्रक्रियात्मक विधि है, परंतु किसी मायने में इसे सारभूत विधि भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ इस्टॉपल, रूल ऑफ इस्टॉपल, विबंध का नियम। वो पूछ रहे हैं क्या कुछ? अच्छा अच्छा, ठीक।
तो ये हमने जो है इसके आज जो है बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए, सेक्शन 1-2 देख लिया। और ये कई बार ये लॉ में थर्ड ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉर्म, है ना। तो अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल डेफिनेशन क्लॉज को देख लेंगे हम।